नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद आरएस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इससे पहले हमने हमारे एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हमने जाना था कि संविधान क्या है और कैसे बनाया गया है, ये सब हमने बारीकी से जान लिया था, ठीक है। और उसके हमने 2 पार्ट्स में उस चैप्टर को कवर किया है। लेकिन आज का जो हमारा चैप्टर है ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि ये चैप्टर हमें बताता है कि हमारे मूल अधिकार क्या हैं। हमारी संविधान के द्वारा जो हमें अधिकार दिए गए हैं, जिनकी एक लीगल गारंटी होती है, यानी कि जिनका सरकार किसी भी स्थिति में उल्लंघन नहीं कर सकती है, ऐसे राइट जो होते हैं वो होते हैं हमारे मूल अधिकार। यानी कि ऐसे अधिकार जो कि हमें जीवन जीने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, वो कहलाते हमारे फंडामेंटल राइट्स। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो इसी पे बेस्ड रहने वाला है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, ठीक है। और इसमें सरकार है वो किस तरह से इन जो संविधान के द्वारा ये जो राइट हमें दिए गए हैं, क्या इन पर सरकार जो है वो पाबंदी लगा सकती है, या ये संविधान के द्वारा दिए गए राइट अपने आप में हमेशा ही शाश्वत बने रहते हैं। तो बिना किसी देरी के आज का हमारा लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस ऐड की हैं ताकि आपको जो आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसको आसानी से समझ जा सके, ठीक है। इसमें ये आपने ये डायलॉग तो सनी देओल का जो है आपने कई बार सुना होगा, जो कि दामनी मूवी का है, ठीक है, जिसमें ये कह रहे हैं कि माय लॉर्ड, तारीख पे तारीख हर बार मतलब तारीख पे तारीख मिलती है लेकिन इंसाफ नहीं मिलता माय लॉर्ड। यानी कि ये कह रहे हैं अपने जो इनके मुवक्किल हैं जिनका ये केस लड़ रहे हैं उनके बारे में कह रहा है कि इनको तारीख पे तारीख मिल रही है कि आप नेक्स्ट हियरिंग पे आना, उसके बाद नेक्स्ट हियरिंग पे आना। मतलब इस तरह से क्या है, एक कैदी की सुनवाई समय से ना होने के कारण उसके कौन से अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, इस पिक के द्वारा ये शो किया गया है। अब ये जो दूसरी पिक है ये बता रहे हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति जो है ये काम कर रहा है और इसमें क्या है, ये एक बूढ़ा व्यक्ति जो है, देखिए यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंस है रोटी देने की, ये जो महिलाएं यहाँ पर हाथ फैलाए खड़ी हुई है, यहाँ पे देखिए चाहता तो इसको यहाँ से आराम से पास से दे सकता था, लेकिन इसने अपने जो हाथ की डिस्टेंस है वो इस तरह से ऊपर की है कि इसको छू भी ना सके। तो इस तरह की जो ये व्यवहार इन महिलाओं के साथ किया जा रहा है, जो कि किसी न किसी एक वर्किंग समुदाय से, जो कि लेबर समुदाय से संबंधित है, जो कि इस तरह का दिहाड़ी वाला कार्य करती है, जो कि शायद हो सकता है किसी दलित जाति से संबंधित हो, तो ये हो सकता है व्यक्ति किसी उच्च जाति का व्यक्ति हो, जो इस तरह का व्यवहार यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। तो ये एक तरह से क्या है, अनटचेबिलिटी को शो कर रहा है। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो इसी तरह की जो हमारी बुनियादी जरूरतें हैं, जिनका समाज के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा शोषण ना किया जाए, इसी पर ही बेस्ड है। और ये एनसीईआरटी इतनी सुंदर लिखी गई है कि आप इसको आसानी से बहुत ही बारीकी से समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पिक यहाँ पर लगाई है वो है अभी का हाल का मुद्दा जो अभी चल रहा है, वो ये है कि एक आईएएस ऑफिसर है जिनका नाम है पूजा खेड़कर। ये 2023 के बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। इन पर यह आरोप लगा है कि इन्होंने जो विकलांगता का सर्टिफिकेट होता है उसका मिसयूज किया है और कहा है कि ये देख नहीं सकती है, ठीक है। लेकिन जब इसकी केस की पड़ताल की गई तो इसकी जो दृष्टि है वो मतलब बिल्कुल ठीक पाई गई, और जो इनका एग्जाम करवाया गया था वो भी बिल्कुल फेक तरीके से करवाया गया था। तो इन पर ये आरोप लगा है कि इन्होंने बहुत ही फर्जी तरीके से आईएएस की परीक्षा जो है वो क्लियर की है। तो इसके जवाब के लिए हमने यहाँ पर एक दूसरी पिक लगाई कि आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब भाई ये तो मान लीजिए कि किसी पैसे वाली फैमिली से रिलेटेड है, लेकिन हम जैसे जो एस्पिरेंट हैं, जो कि मतलब मिडिल क्लास फैमिली से आते, भाई हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि हम इतनी जुगाड़ लगाकर इंटरव्यू में सब कुछ क्लियर कर लें, ठीक है। तो इस तरह की जो हमें अधिकार है कि हम हमारा अधिकार प्राप्त कर सके कि इसने किस तरह से इस परीक्षा को पास किया है, क्या क्या इसने जुगाड़ लगाए हैं, तो वो जानने का जो है वो आम जनता का बनता है। जो भी यूपीएससी के लाखों एस्पिरेंट है, हर साल मतलब लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, उनमें से कुछ हजार हैं वो सिलेक्ट होते हैं फाइनल में, ठीक है। तो इस तरह यदि मान लीजिए इस तरह के कैंडिडेट यदि आईएएस में जा रहे हैं तो किस तरह का वो समाज बनाएंगे, किस तरह का वो प्रशासन करेंगे, जब उन्होंने खुद के हाथ से पेपर ना लिखा हो। यदि मान लीजिए इन्होंने खुद के हाथ से एथिक्स का पेपर लिखा होता तो इनमें इतनी तो एथिक्स होती ना कि यदि आज ये इस तरह का वर्क कर रही हैं फर्जीवाड़े वाला, तो हो सकता है कि
आज नहीं, आज ये सुख भोग सकती हैं, लेकिन आने वाले समय में कभी ना कभी तो इनकी पोल है वो सामने आने ही वाली है। तो इसके लिए जो है आम जनता जो है वो आरटीआई लगाकर इनके बारे में पूछताछ कर सकती है। ठीक है, तो इस तरह के जो अधिकार है भैया आरटीआई लगाने का, वो हमें किसने दिया है, कहाँ से आया ये अधिकार हमारे पास, आम जनता के पास? हम इतने पावरफुल कैसे हो गए कि इस जितनी जो पावरफुल लेडी है उसके खिलाफ हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? तो ये जो अधिकार होते हैं ये हमें संविधान के द्वारा दिए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और इस चैप्टर में हमें बहुत सी केस स्टडी के द्वारा ये समझाया गया है कि कहाँ पर अनटचेबिलिटी का मतलब प्रैक्टिस की गई है और किस तरह से उस अनटचेबिलिटी को भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक तरह से कानून के द्वारा मतलब उसका पुख्ता इलाज किया गया है कि कोई भी ना चाहते हुए भी उसके साथ क्या है, अनटचेबिलिटी का बिहेवियर जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस इंट्रोडक्शन में हमें ये जानना पड़ेगा कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर द वेरियस फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, यानी कि फंडामेंटल राइट क्या होते हैं। ठीक है, और उन अधिकारों को किस तरह से सुरक्षित किया जा सकता है, हाउ दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड, यानी कि इन अधिकारों को हम किस तरह से न्यायपालिका के द्वारा सुरक्षित कर सकते हैं। उन अधिकारों की व्याख्या और सुरक्षा करने में न्यायपालिका यानी कि कोर्ट की क्या भूमिका है, व्हाट रोल द जुडिशरी हैज प्लेड इन प्रोटेक्टिंग एंड इंटरप्रिटिंग दीज राइट्स। ठीक है, और मौलिक अधिकार और राज्य की जो डीपीएसपी है, यानी कि एक तरह तो आम आदमी है जिसको संविधान ने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, शक्तियां जो हैं वो संविधान आम आदमी को देता है। एक तरफ है सरकार जिसको कुछ दायित्व दिए गए हैं, ठीक है, ड्यूटी दी गई है। अब ये जो ड्यूटी है ये सरकार के हित में ना होकर जनता के हित में होनी चाहिए, यानी कि सरकार का कोई अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं होना चाहिए इन ड्यूटी को निभाते हुए। तो इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि फंडामेंटल राइट्स आखिर होते क्या हैं, साथ ही व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक केस स्टडी दी गई है कि जब 1982 में एशियाई खेलों का आयोजन करवाया जा रहा था तो उसके लिए ना बहुत से स्टेडियम और फ्लाईओवर बनाने थे। ये केस स्टडी है, आपको बिल्कुल एक मतलब इस तरह पढ़ना है कि कोई व्यक्ति आपको बता रहा है कि कोई घटना बता रहा है कि ये 1982 की घटना है। ठीक है, और इस समय क्या है, एशियन गेम्स चल रहे थे, तो सरकार ने कहा कि भाई हमें ना बहुत सारे फ्लाईओवर और स्टेडियम चाहिए। तो इसका जो ठेका है वो कुछ ठेकेदारों को दिया गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर थे ना, इन्होंने क्या किया, देश के अलग अलग भागों से सस्ते दामों में मिस्त्री और मजदूर पकड़कर उनकी भर्ती कर ली, यानी कि कॉस्ट तो उनको कम दी, यानी कि उनकी जो पेमेंट थी वो तो मान लीजिए उस समय आज देते कि 500 रुपए मिस्त्री को देते हैं। ठीक है, और 1000 रुपए हो गए आज मिस्त्री की जो पेमेंट है वो 1000 रुपए मिस्त्री लेता है, और 500 रुपए जो है वो आजकल जो ये मजदूर होते हैं वो कॉस्ट करने लग गए हैं। तो उस समय हो सकता है कि जो मजदूर है उसको 50 रुपए में लाया गया और जो मिस्त्री है इसको 100 रुपए में लाया गया हो। ठीक है, लेकिन उसको दिए गए इसमें से 10 रुपए मजदूर को, और इसमें से जो मिस्त्री था उसको मान लीजिए यहाँ पर 50 रुपए ही दिए गए। तो इस तरह की जो उनकी बंधुआ मजदूरी उनको करवाई जा रही थी, यानी कि जिस दाम पर उनको बोलकर लाया गया था उनसे भी उनको कम दामों पर बहुत ही दयनीय दशा में काम करवाया गया। अब निर्धारित मूल्य से उनको कम मजदूरी दी गई। अब होता यह है कि कुछ समय के बाद कुछ लोग जो है, समाज के वैज्ञानिक लोग है, वो सोचते कि भाई यहाँ पर इन लोगों की ये जो काम कर रहे हैं इनकी स्थिति जाननी तो चाहिए, ये क्या सही हालत में काम कर रहे हैं। तो जब उन्होंने बारीकी से इन लोगों की स्टडी की तो उन्होंने पाया कि इनको क्या है, इनकी जो निर्धारित न्यूनतम मजदूरी थी उससे भी कम इनको वेतन दिया गया है। अब ये क्या करती है, वैज्ञानिकों की टीम, ये जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं, सोशल साइंटिस्ट क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक दया याचिका लगा देते हैं। ठीक है, और एक दया याचिका नहीं, एक पिटीशन दायर कर देते हैं। अब इसमें इन्होंने कहा कि ये जो ठेकेदार हैं ये इन मजदूरों से क्या करवा रहे हैं, बेगारी या बंधुआ मजदूरी जैसा कार्य करवा रहे हैं, क्योंकि इनको क्या है, जो तय निर्धारित कीमत थी उससे भी क्या है, इनको कम वेतन दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या किया, त्वरित एक्शन लिया और इनका जो भी शोषण हो रहा था इनको
शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के लिए इन ठेकेदारों को क्या दी गई, सजा दी गई। ये तो हो गया पहला केस, यानी कि शोषण जब होता है किसी आम आदमी का, तो ये जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति ही, शोषित होने वाला व्यक्ति ही क्या है, पिटीशन दायर कर सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति जो है उसका हित चाहता है, वो भी उसके मतलब बदले में क्या कर सकता है, पिटीशन दायर कर सकता है। तो ऐसा ही इन सोशल साइंटिस्ट के द्वारा किया गया। ये तो हो गया हमारा शोषण के लिए। अब दूसरी केस स्टडी जो है वो होती है हमारी मतलब किसी को समय पर न्याय ना मिलना, यानी कि एक व्यक्ति होता है आसाम का, जब वो गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी एज होती है 23, जिसका नाम होता है मचल लालुंग। क्या नाम होता है, मचल लालुंग। और वो असम के मडीगांव जिले के एक छोटे से गांव चबूरी का रहने वाला होता है। उस पर यह आरोप लगाकर उसको अरेस्ट किया गया था कि उसने किसी व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचाई, यानी कि उसकी किसी के साथ मारपीट हुई है। अब उसके मुकदमे की सुनवाई के दौरान वो क्या हो जाता है, मेंटली डिसेबल हो जाता है, यानी कि एक तरह से क्या है, वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। अब उसका क्या करवाया जाता है, एक अस्पताल में इलाज करवाया जाता है, जिसमें जब वो ठीक हो जाता है तो अस्पताल के जो डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर जेल अधिकारियों को 2 बार चिट्ठी लिखते हैं कि भैया ये मरीज ठीक हो गया है, अब आप इस पे क्या है एक हेल्दी ट्रायल कर सकते हैं, यानी कि मरीज पर क्या है, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग होते हैं, मेंटली डिसेबल्ड होते हैं, उन पर क्या है तब तक कार्रवाई नहीं हो सकती है, उन पर जब तक मुकदमा नहीं चल सकता है ठीक से, जब तक वो ठीक से सही ना हो जाए। तो इन डॉक्टरों ने कहा कि भैया हमने इसके सारे टेस्ट कर लिए हैं, ठीक है। तो उन्होंने 1967 में पहली चिट्ठी लिखी, किसको, जेल ऑफिसर को। बाद में उन्होंने सुनवाई नहीं की, कोई उत्तर नहीं आया, तो उन्होंने बाद में नेक्स्ट जो चिट्ठी है वो लिखी 1996 में, ठीक है। अब चिट्ठी जो है वो उन्होंने प्राप्त की जेल अधिकारियों ने, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन न्यायिक हिरासत में उसको रखा गया था, यानी कि जुडिशियल कस्टडी में वो 23 वर्ष का युवक था, वो इतने साल तक बना रहा। और बाद में जब उसको छोड़ा गया जुलाई 2005 में, तब पता है आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो 23 साल का युवक अब 77 साल का एक ओल्ड व्यक्ति बन चुका था। कितने अफसोस की बात है कि उसने लगभग 54 ईयर तक जुडिशियल कस्टडी में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, यानी कि कह सकते हैं उसका पूरा जीवन जो है वो एक जुडिशियल कस्टडी में खराब हो गया। और वो हुआ इसलिए क्योंकि उसे व्यक्ति को बिल्कुल बेचारे को ज्ञान ही नहीं था कि उसे अपने मौलिक अधिकारों का किस तरह से अपना मुद्दा उठाना चाहिए, ठीक है। और यदि मान लीजिए उसकी समय पर ट्रायल हो गया होता, भले ही वो दोषी पाया गया है, तो उसको सजा क्या होती, 10 साल 20 साल कितनी भी, अगर उसने गंभीर अपराध किया तो उसकी भी एक पर्टिकुलर ट्रायल के द्वारा, जज के द्वारा सजा सुनवाई जाती। लेकिन यदि इस तरह से उसको 54 ईयर तक बिना ट्रायल के रखा गया, चाहे वो दोषी है या नहीं, बिना ट्रायल के किसी व्यक्ति को दोषी मान लेना उतना ही बड़ा गुनाह होता है जितना कि किसी एक बेगुनाह व्यक्ति को गिरफ्तार करना। तो इस तरह से जब मानवाधिकार आयोग को, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को इस तरह की सूचना मिली, तो उन्होंने सोचा कि भाई ये एक कैदी का एग्जाम्पल नहीं है, ये तो लालूम हो सकता है कि एक हो, हमारे सामने अभी एक केस आया है, तो हो सकता है कि बहुत से ऐसे कैदी हों जो अभी तक जुडिशियल कस्टडी में हो, जिनका केस पर अभी तक कोई ट्रायल ही नहीं चला हो। तो ह्यूमन राइट कमीशन ने क्या बनाई, एक कमेटी बनाई, और जितने भी जेलों में जो बंद कैदी है उनसे जाकर बातचीत की कि आप यहाँ पर कितने साल तक बंद हो, क्या आप पर मुकदमा चल रहा है, क्या आपकी हियरिंग हो रही है समय से। तो इस तरह की जो ह्यूमन राइट्स का जब उल्लंघन होता है तो एक संस्था बनाई गई जिसका नाम है ह्यूमन राइट कमीशन, जो कि क्या करती है, जो जेल में कैदी बंद होते हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए जांच करती है। अब मचल का जो जीवन है वो पूरी तरह से व्यर्थ गया, क्योंकि उसके मुकदमे की कभी सुनवाई ना हो सकी। जिस व्यक्ति ने 54 ईयर तक हिरासत में गुजार दी, उसकी जिंदगी में बाकी क्या बचा होगा, जिसकी एज जो है वो अब 77 हो चुकी है, ठीक है। जो 23 वर्ष की भरी जवानी में गिरफ्तार किया गया था, बेचारे ने मतलब कुछ जिंदगी में क्या है देखा ही नहीं था, ठीक है। तो इसका अर्थ ये है कि नागरिक को अपने मुकदमे की क्या है, तुरंत स्पीडी ट्रायल करने का राइट होना चाहिए। दिस मीन्स दैट एवरी सिटीजन मस्ट ऑल्सो हैव द राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल। मचाल्स केस शो व्हाट हैपन्स व्हेन राइट ग्रांटेड by the Constitution
आर नॉट अवेलेबल इन प्रैक्टिस। यानी कि ये जो मचल लालूं का एग्जाम्पल है ये हमें बताता है कि संविधान निर्माताओं ने तो संविधान बना दिया, लेकिन जो राइट हमें दिए गए हैं उनकी वास्तव में असल जिंदगी में अभी तक उनको प्रैक्टिस भी नहीं किया गया, यानी कि अप्लाई तक नहीं किया गया है। ठीक है, ये उदाहरण हमें ये बताता है। अब नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो ये है कि अधिकारों के घोषणा पत्र से क्या तात्पर्य है। बिल ऑफ राइट्स, ये दोनों उदाहरण जो है ये हमें बताते हैं कि इस तरह के जो राइट्स है ये ज्यादातर क्या है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के बारे में बताते हैं। इसलिए अधिकतर जितने भी डेमोक्रेटिक देश हैं उनमें नागरिकों के अधिकारों को संविधान में एक क्या कर दी गई है, लिस्ट बना दी गई है कि इन अधिकारों को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया। यदि किसी व्यक्ति के साथ इस तरह का भेदभाव होता है, इस तरह की स्थिति आती है, तो ये न्यायालय में बिना किसी देरी के व्यक्ति जो है अपने अधिकारों की डिमांड कर सकता है। ठीक है, चाहे सरकार कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो क्या है, संविधान के आगे छोटी है। अब संविधान द्वारा ये जो अधिकार दिए गए हैं, संविधान द्वारा ये जो अधिकार दिए गए हैं इन्हें क्या कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जिनका उल्लंघन होने पर व्यक्ति क्या है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में डायरेक्ट जा सकता है। संविधान नागरिकों के अधिकारों को किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, नागरिक के अधिकार को किस अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा हो सकता है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा दी जानी चाहिए। तो ये जरूरी है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या हो, प्रतिबद्ध हो। यानी कि फ्रॉम होम डज ए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि सरकार या किसी इंडिविजुअल से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरह से अधिकारों की रक्षा करता है। इन सच ए सिचुएशन द इंडिविजुअल वुड नीड द प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि ऐसी सिचुएशन में आम आदमी को सरकार की सहायता की जरूरत होती है। सो इट इज नेसेसरी दैट द गवर्नमेंट इज बाउंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि सरकार क्या है, इस तरह से प्रतिबद्ध होनी चाहिए कि वो व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा कर सके। साथ ही सरकार के जो अंग होते हैं, सरकार केवल जो कार्यपालिका होती है वो ही नहीं होती है, सरकार में तीनों अंग आते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, नौकरशाही और न्यायपालिका। ठीक है, यानी कि सरकार जो है वो इन सब से मिलकर बनी होती है, जिसमें कोर्ट भी आता है हमारा, जिसमें हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी आती है, जिसमें हमारे जो नौकरशाह हैं, आईएएस ऑफिसर हैं जितने भी, ये सभी आते हैं। ठीक है, और संसद भी आती है, पार्लियामेंट, ये सभी क्या है, सरकार के अंग है। तो इन सभी को प्रयास करना चाहिए कि ये जनता के हित में होकर कार्य कर सके। अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का नेचर किस तरह का है। ये तो हमने जान लिया कि मौलिक अधिकार किस तरह के होते हैं, कौन से होते हैं, किसे कहते हैं। अब भारत की बात करें तो भारत के जो लोग थे जिन्होंने संविधान बनाया था, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन देखा था। यानी कि 200 वर्ष तक जिन अंग्रेजों ने हम पर अत्याचार किया था, रोलेट एक्ट का नाम आपने सुना होगा। रोलेट एक्ट में क्या होता था कि बिना दलील वकील के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था, जिसमें ना तो उसका कोई वकील करने का अधिकार था, ठीक है, और ना ही उसको किसी प्रकार की दलील देने का अधिकार था। यानी कि यदि कोई व्यक्ति अंग्रेज सरकार के खिलाफ यदि प्रोटेस्ट करता हुआ पाया जाता है, तो उस व्यक्ति को, जो अंग्रेज के अधिकारी होते हैं, वो बिना किसी दलील के उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। तो अब इस तरह से जब भारतीय लोग इन हिंसाओं से पीड़ित थे, तो जब भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस तरह की सिचुएशन देखी, तो उन्होंने कहा कि जब हम आजाद होंगे ना, तो हमारे देश के नागरिकों को ये सभी अधिकार मिलेंगे कि चाहे सरकार कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन ना कर सके। यानी कि सरकार चाहे पावर में हो या मतलब ना हो, लेकिन व्यक्ति के अधिकार क्या है, सुरक्षित रहने चाहिए। ठीक है, तो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, स्वतंत्रता आंदोलन में जिन नेताओं ने भाग लिया था, उनकी डिमांड ये थी कि अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए। यानी कि अंग्रेज सरकार को जो आम जनता है उनके अधिकारों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
और इसीलिए 1928 में मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, इन्होंने अधिकारों का एक घोषणा पत्र बनाने की मांग उठाई थी। यानी कि 1928 में ही हमारे मूल अधिकारों की जो नींव है वो रखी जा चुकी थी कि ये अधिकार तो हमें हर हाल में मिलने चाहिए। अतः ये स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने के लिए उन्हें सुरक्षित करने की राय भी दी जाए। यानी कि ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल द लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हैड रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट। यानी कि उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान इन सब अधिकारों की भूमिका को महसूस किया एंड डिमांडेड दैट द ब्रिटिश रूल्स शुड रेस्पेक्ट राइट्स ऑफ द पीपल। द मोतीलाल नेहरू कमेटी हैड डिमांडेड ए बिल ऑफ राइट्स एज फार बैक एज इन 1928। यानी कि मोतीलाल नेहरू जी ने एक कमेटी बनाई थी जिसे मोतीलाल नेहरू कमेटी के नाम से जाना जाता है। इट वॉज देयरफॉर नेचुरल दैट व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट। और इनको प्रैक्टिस में जब लाया गया, जब हम आजाद हुए, हमारे हाथों में कागज और कलम आए, हम हमारे स्वयं के मालिक हुए। तो संविधान में उन अधिकारों की क्या है, एक लिस्ट बनाई गई है जिन्हें सरकार के द्वारा हर हाल में सुरक्षा देनी ही होती, जिन्हें फंडामेंटल राइट्स के नाम से जाना जाता है। अब द वर्ड फंडामेंटल जो है ये सजेस्ट करता है दैट दीज राइट आर सो इम्पोर्टेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेपरेटली लिस्टेड देम। यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा स्पेशल हैं। साथ ही जो संविधान निर्माता इन्होंने इनका अलग से भाग 3 में क्या बनाया है, इनकी एक लिस्ट तैयार की गई है। ठीक है, एंड मेड स्पेशल प्रोविजन फॉर दियर प्रोटेक्शन। और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी क्या किया गया है, एक अलग से प्रोटेक्शन का हथियार दिया गया है। द फंडामेंटल राइट्स आर सो इम्पोर्टेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इंश्योर दैट दे आर नॉट वायलेटेड बाय गवर्नमेंट। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये बताते हैं कि सरकार भी जो है चाहकर भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। यानी कि यदि जिस तरह से जो लालूंग को गिरफ्तार किया गया है, यदि मान लीजिए लालूंग जैसे व्यक्तियों से यदि सरकार की कोई दुश्मनी होती है तो वो किसी भी व्यक्ति को उठाकर गिरफ्तार कर सकती है, जुडिशियल कस्टडी में रख सकती है। तो इस तरह से सरकार को ये अधिकार जो है वो केवल लिमिटेड वक्त तक ही मिल सकता है, लेकिन बाद में उस व्यक्ति के अधिकारों की सुनवाई की जाएगी। ठीक है, ये संविधान क्या है, हमें एक तरह से प्रोटेक्शन देता है। अब मौलिक अधिकार जो हैं ये हमारे अन्य राइट्स से अलग हैं। यानी कि मौलिक अधिकार अलग है और बाकी के जो अधिकार हैं वो अलग हैं। यानी कि राइट्स जो हैं वो हमारे 2 प्रकार के हैं। यानी कि एक तो है सामान्य अधिकार, ठीक है, और दूसरे क्या है हमारे फंडामेंटल राइट्स। तो हमें ये ध्यान रखना है कि राइट्स जो हैं वो 2 प्रकार के हैं, एक तो फंडामेंटल राइट्स, तो दूसरे क्या है हमारे सामान्य अधिकार। फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर राइट्स, जो क्या है हमें दिए गए। यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो दूसरे अधिकारों से अलग हैं। जो ऑर्डिनरी राइट्स होते हैं, वाइल ऑर्डिनरी राइट्स जो है लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ। यानी कि जो सामान्य कानून है, ऑर्डिनरी कानून है, वो ऑर्डिनरी लॉ के द्वारा ही प्रोटेक्टेड किए जाते हैं। वाइल फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री इटसेल्फ। यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी फंडामेंटल राइट्स का रखवाला है और वो रखवाली का दायित्व जो है वो सुप्रीम कोर्ट को सौंपा गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर राइट्स। सामान्य अधिकार जो है इनको संसद क्या है कोई कानून बनाकर चेंज कर सकती है। यानी कि मान लीजिए कोई सामान्य अधिकार है, सड़क बनाने जैसे संपत्ति का अधिकार है, पहले क्या था एक मौलिक अधिकार था। तो यदि किसी के जमीन से यदि मान लीजिए सड़क जानी है तो वो व्यक्ति क्या करता था, कोर्ट में जाके खड़ा हो जाता था कि मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरी जमीन से सरकार क्या है सड़क बना रही है, तो इस तरह से मैं अपने अधिकारों की मांग करता हूं कि मैं अपनी जमीन से सड़क नहीं जाने दूंगा। तो यदि मान लीजिए कोई जरूरी पुल बनाना है सरकार को, लेकिन ये व्यक्ति की जमीन है वो यहाँ पर बीच में आ रही है और यहाँ से इस सड़क को गुजारनी है, तो भैया ये तो अड़के खड़ा हुआ है। तो इसलिए क्या किया 1978 में इस अधिकार को ही हटा दिया गया कि जाओ
जी लो जिंदगी। अब ये संपत्ति का अधिकार तुम्हारा फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये क्या हो गया, तुम्हारा एक लीगल राइट है, जिसको सरकार क्या है जरूरत पड़ने पर जनहित में क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट होते हैं ना, इनकी क्या है, सरकार जो है इस तरह के नॉर्मल ऑर्डिनरी कानून बनाकर उनको रद्द नहीं कर सकती है, बल्कि संविधान में ही उनको क्या करना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है। तो ये है भैया फंडामेंटल राइट्स एंड ऑर्डिनरी राइट्स में डिफरेंट। यानी कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, एक तरह से ब्रह्मास्त्र है, जो यदि किसी के सामने चलते हैं तो उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता, जो होने ही होने चाहिए। जबकि जो लीगल राइट्स होते हैं वो यदि सरकार को जनहित में कार्य करना होता है तो वो उसको बदल सकती है। ठीक है, एज वी शैल स्टडी बिलो in this chapter, judiciary has the power and responsibility to protect fundamental rights from violation by action of the government। यानी कि यदि सरकार के द्वारा इस तरह के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट बैठी है कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, वो क्या करेगी, उन पर लगाम कस देगी और नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होने देगी। यदि वो अधिकार है वो नाजायज ही, मतलब क्या कर सकते हैं भाई, उनको नाजायज ही एक तरह से क्या किया गया, प्रोहिबिट किया गया है सरकार के द्वारा। अब देखते हैं कि जो साउथ अफ्रीका है उसमें संविधान में किस तरह से फंडामेंटल राइट दिए गए। भाई साउथ अफ्रीका के इतिहास की यदि बात करें तो वहां पर नस्लवाद जो है वो बहुत ही ज्यादा था। या ना वहां पर ब्लैक और गोरे जो लोग हैं इनके आपस में क्या है, बात नहीं बनती थी। जो गोरे लोग हैं ये ब्लैक लोगों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो इसका भी जुगाड़ संविधान में इन्होंने खोज लिया। जो साउथ अफ्रीका का संविधान है वो हमसे बाद में बना था। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनोग्रेटेड इन दिसंबर 1996, यानी कि दिसंबर 1996 में जो है ये दक्षिण अफ्रीका का संविधान बनकर लागू होता है। जब ये संविधान बनता है तो यहाँ पर जो भेदभाव वाली सरकार थी, ठीक है, यहाँ पर उसको गृह युद्ध के द्वारा क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। बाद में उनके जो संविधान निर्माता होते हैं उन्होंने संविधान में क्या क्या चीजें मतलब रखी हैं कि द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इट्स बिल ऑफ राइट इज ए कॉर्नस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ अफ्रीका। यानी कि ये जो मूल अधिकार लिखे गए हैं यहाँ पर ये क्या है, प्रजातंत्र की आधारशिला है। जिस तरह से हमने जाना कि मूल अधिकार किसी भी देश की क्या होते हैं, आधारशिला होते हैं। और साथ ही इट फॉरबिड्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, जेंडर, प्रेगनेंसी, मैरिटल स्टेटस, एथनिक और सोशल ओरिजिन, कलर, एज, डिसेबिलिटी, रिलीजन और कंसाइंस, बिलीफ, कल्चर, लैंग्वेज एंड बर्थ। यानी कि इन सब के आधार पर, यानी कि नस्ल, लिंग, गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति, जातीय सामाजिक मूल क्या है, रंग, आयु, अपंगता, धर्म, अंतरात्मा, आस्था, संस्कृति, भाषा, जन्म, इनके आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ क्या नहीं कर सकती है, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी व्यक्ति जो है वो भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये साउथ अफ्रीका ने अपने संविधान में लिखे हैं। अब ये नागरिकों को संभवतः सबसे ज्यादा अधिकार देते हैं, यानी कि ये व्यक्ति को जीवन जीने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। संवैधानिक अधिकारों को एक विशेष संवैधानिक न्यायालय लागू करता है। ए स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एनफोर्सेज द राइट्स इंसेंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो संवैधानिक अधिकार होते हैं इनको एक स्पेशल कोर्ट जो है वो क्या करती है, लागू करने का कार्य करती है। और इसी तरह से जो भारतीय संविधान है और साउथ अफ्रीका का संविधान है इसमें भी क्या है, हमारी तरह ही राइट टू डिग्निटी, जिस तरह से हमें आर्टिकल 21 दिया गया है, राइट टू लिबर्टी एंड प्राइवेसी। ठीक है, डिग्निटी के साथ रहने का, प्राइवेसी के साथ रहने का। यानी मान लीजिए प्राइवेसी का मतलब है यदि आप फोन चला रहे हैं तो आपके फोन में कोई और ताक झाक नहीं कर सकता है कि आप किसके साथ चैट कर रहे हैं। ठीक है, ना ही आपकी कोई चैट है वो आपकी परमिशन के बिना कोई पढ़ सकता है। तो राइट टू प्राइवेसी जो है ये एक बहुत ही हमारा क्या है, जीवन जीने का अधिकार हो, और इसे क्या रखा गया है, फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में। और इसी तरह से जो राइट टू फेयर लेबर प्रैक्टिस, जैसा कि हमने देखा कि जो वहां पर फ्लाईओवर बनाए गए थे एशियन गेम्स की शुरुआत में, वहां पर क्या है, लेबर से क्या है, मतलब एक तरह से बंधुआ मजदूरी करवाई गई थी। तो किसी से आप क्या है, बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते, आर्टिकल 23 एंड 24। ठीक है,
प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है हमें संविधान ने दिए हैं, ठीक है। और इसी तरह से राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट में रहने का अधिकार भी जो है हमें आर्टिकल 21 के तहत मिलता है। एंड राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, राइट टू एडेक्वेट हाउसिंग, यानी कि घर में रहने का अधिकार भी इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि जिसमें आम नागरिक जो है वो अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ रह सके। राइट टू हेल्थ केयर, फूड, वाटर एंड सोशल सिक्योरिटी, ये सभी राइट जो है हमारे भी संविधान में है और साउथ अफ्रीका के संविधान में भी रखे गए हैं। इसी तरह से राइट टू बेसिक हायर एजुकेशन, यानी कि बेसिक और हायर एजुकेशन के क्या है, फंडामेंटल राइट के रूप में रखा गया है। राइट ऑफ कल्चरल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि हमने देखा कि आरटीआई लगाकर हम किसी भी गंभीर मुद्दे की जांच के लिए सरकार से जवाब कर सकते हैं। जवाब मांगने का अधिकार जो है वो भारतीय नागरिक के पास है। कोई भी व्यक्ति जो है आरटीआई दायर कर सकता है ऐसे मुद्दे पर जो कि जनहित में हो और उससे बहुत से लोगों का क्या हो, मुद्दा या हित जुड़ा हो, ठीक है। तो इस तरह से जो रोकने की शक्ति होती है कि फंडामेंटल राइट जो है उनकी प्रोटेक्शन करने का कार्य जो है वो न्यायपालिका के पास होता है। विधायिका या कार्यपालिका की किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है, यानी कि मान लीजिए कि सरकार है, जिस तरह से हम बात करें कि ये जो कृषि कानून लाए गए थे, ठीक है, ये जनता ने क्या किया था, इनका पुरजोर विरोध किया था और साथ ही सरकार को इनको रद्द भी करना पड़ा था। तो इस तरह के यदि मान लीजिए सरकार कोई और भी कानून लेकर आती है जिनसे जनता का हित जो है वो प्रभावित होता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो इन अधिकारों की इन कानूनों की जांच करती है कि क्या ये कानून जनहित के खिलाफ है या जनहित में है। यदि वास्तव में इनका मूल अधिकार जो है वो उल्लंघन हो रहा है तो वो क्या करती है, उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है। लेकिन मौलिक अधिकार के बारे में एक पॉइंट आपको और भी जान लेना चाहिए कि अभी तक तो हमने देखा कि मौलिक अधिकार क्या है, शाश्वत है, ठीक है, लेकिन ये असीमित भी नहीं है। यदि मान लीजिए आप कह रहे हैं कि मेरे पास राइट टू फ्रीडम है, मैं कहीं भी जा सकता हूं, लेकिन यदि आप किसी के निजी कक्ष में जाकर ताक जाकर रहे हैं तो ये भैया आपके निजी अधिकारों का उल्लंघन नहीं है, लेकिन सामने वाले के निजी अधिकारों का, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, किसी स्टेशन पे बैठे, लेकिन आपके पास यदि कोई व्यक्ति बैठा है तो उसकी चैट आप पढ़ने लग जाते हैं, ऐसे झुक के देखने लग जाते हैं, तो वो आप पर केस कर सकता है, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी क्या है, उसका उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। तो स्वतंत्रता आपको दी गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मन में आए वो आप काम करने लग जाएं, ठीक है। यदि मान लीजिए कोरोना में जो धारा 144 लगाई गई थी, कर्फ्यू लगाया गया था, उस समय यदि आप सड़कों पर बैठ कर क्या करने लग जाए, पूजा पाठ करने लग जाए, नमाज अदा करने लग जाए, तो इस तरह से क्या है, पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि उस समय आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या कर दिए जाते हैं, एक तरह से कोस लिए जाते हैं, यानी कि छीन लिए जाते हैं। क्योंकि वो क्या है, जनहित को प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि वो क्या था, कोरोना का समय यदि आप बैठकर सभा कर रहे हैं, आपस में बैठकर, कोरोना इस तरह की बीमारी थी कि जो कि एक से दूसरे व्यक्ति के पास आने से ही क्या थी, फैलती थी। तो ऐसे में यदि मान लीजिए व्यक्ति जो है गेट टुगेदर कर रहा है एक दूसरे के पास, तो पुलिस उनको बिना झिझक क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, गवर्नमेंट कैन पुट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सरसाइज ऑफ अवर फंडामेंटल राइट्स। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हाउएवर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट नहीं है भाई। और अनलिमिटेड राइट्स, ये अनलिमिटेड नहीं है। हाँ जरूरी है, लेकिन सरकार भी कुछ अच्छे के लिए आपके अधिकारों का क्या कर सकती है, दमन कर सकती है। कुछ अच्छा करने के क्या करना पड़ता है, कभी कभी बुरा करना पड़ता है। तो यदि जनहित की बात आती है, लोक स्वास्थ्य की, लोक हित की और देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाली बात यदि आप कहने लग जाते हैं, ठीक है, यदि मान लीजिए आप ऐसे चीज की डिमांड करने लग जाते हैं जो कि भारत की एकता को तोड़ने लग जाए, ठीक है, आप खालिस्तान या इस तरह के शब्दों का यूज करने लग जाते हैं कि अलग देश की डिमांड, अलग अलग राज्य अलग अलग बात करने लग जाए कि हमारा अलग देश हो, तो ये क्या है, देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाली बात है। तो यदि आप इस तरह की बात पब्लिक में करते हैं ना, तो आपको धरे ले जाएगी पुलिस, ठीक है। तो आप ये अधिकारों का यदि चिट्ठा खोल के बैठे कि हमारे पास राइट टू एक्सप्रेशन है, स्पीच है, तो उस समय क्या है, पब्लिक हित क्या है, सबसे बड़ा है। तो हमने जाना आज के इस सेशन में, ये वीडियो जो है हमें पार्ट्स में करना है। तो आज के लिए हमारा इतना ही सेशन रहेगा कि फंडामेंटल राइट्स क्या है और सरकार किस तरह से इनको रोक सकती है,
सरकार की क्या लिमिटेशन होती है फंडामेंटल राइट्स को लेकर, ठीक है, वो सब आज हमने इसमें कवर कर लिया है। और बाकी की जो चीजें हैं जिसमें हम डीपीएसपी देख लेंगे और रिलेशन देख लेंगे कि फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी में क्या रिलेशन है, साथ ही क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये आज का जो इतना सेशन रहा है फंडामेंटल राइट्स के बारे में वो आपको बारीकी से समझ आ गया हो, ठीक है। तो अगर आपको समझ आया है तो प्लीज इसे दिल से लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।